नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारियां तेज हैं। सभी पार्टी अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगी है, लेकिन ऐसे में बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक प्लान खेला है। दरअसल बीजेपी से एमपी के सीएम मोहन यादव बिहार दौरे पर हैं और इससे ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं और सवाल भी उठता है कि अचानक से मोहन यादव का बिहार दौरा, तो क्या ये बिहार में यादव वोटरों को साधने की कोशिश है? तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी, जेडीयू प्रवक्ता अनुप्रिया जी, आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी, एलजेपीआर प्रवक्ता विनीत सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अमिताभ जी का रुख करना चाहूंगी। अमिताभ जी, मोहन यादव बिहार दौरे पर हैं, इसके पीछे क्या है बीजेपी का प्लान? देखिए, बिल्कुल ये मास्टर स्ट्रोक तो कहा ही जाएगा, क्योंकि अगर देखिए तो जातीय जो गणना की रिपोर्ट आई थी उसमें करीब 14.2% यादव समुदाय की आबादी बिहार में है। और निश्चित तौर पे ये शुरू से जो ये आबादी रही है वो लालू प्रसाद यादव के साथ रहा है। माय समीकरण उनका सबसे मजबूत समीकरण में से एक है जो उनके साथ एकजुट रहा है। लेकिन अब बीजेपी उसे साधने की जरूर कोशिश करी। गोवर्धन पूजा के समय बीजेपी ने यदुवंशी सम्मेलन बुलाया था पटना में, और उस सम्मेलन में कहा गया था कि सबसे करीब 23,000 से ज्यादा यदुवंशी लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम बनाए गए हैं। जब से मोहन यादव का नाम आया तब से ही बीजेपी की यहाँ चर्चा चल रही थी। यहाँ पे चर्चा शुरू हो गई थी कि ये कहीं ना कहीं बिहार का हित साधने के दिशा में मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। तो अब मोहन यादव आज पटना आए हुए हैं, और देखिए एयरपोर्ट से लेकर जो भी होर्डिंग लगी, हालांकि कृष्ण चेतना परिषद की तरफ से पूरा आयोजन किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से उसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां नजर आए हुए हैं। चाहे सम्राट चौधरी हो, नित्यानंद राय हैं, रामकृपाल यादव हैं, नंदकिशोर यादव हैं। और देखिए जो एसके मेमोरियल हॉल का जो मेन मंच जो बना है उसके पीछे महाभारत का एक सीन रखा गया है। उसके आगे मोहन यादव और तमाम जो यदुवंशी नेता है वो वहां बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है बिहार के यादवों को कि देखिए बीजेपी के जो आम कार्यकर्ता हैं जो यादव थे उन्हें भी मुख्यमंत्री तक बनाया गया है, और ये पूरा प्लान इस तरीके से किया गया, मेगा इवेंट के रूप में किया गया। अब इसका कितना फायदा उन्हें आगे आने वाले दिनों में मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया गया है। चलिए ठीक है, अगला सवाल पीयूष शर्मा जी से करते हैं। पीयूष शर्मा जी, एमपी के सीएम मोहन यादव के बिहार दौरे से सियासत कितनी बदली? सभा जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी इस देश में और भारत के सभी राज्यों में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों, उनके द्वारा किए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों, उसके आधार पर जनता के बीच में जाकर के अपना वोट मांगने का काम करती है। और देश की 140 करोड़ जनता हमें उसी विकास कार्यों पर, प्रधानमंत्री मोदी जी के जन कल्याणकारी कार्यों पर अपना वोट देने का काम करती है। जहां तक मोहन यादव जी की बात है तो ये बिहार पहली बार आए हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा इन्हें बनाया गया है। इतना देखिए सभा जी, हम कोई जाति विशेष की राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास पर कार्य करने वाली, उसकी पद्धति पर चलने वाली पार्टी है। हाँ, मोहन यादव जी के आज पटना में जो कार्यक्रम हो रहा है यदुवंशी चेतना परिषद द्वारा, उसमें इतना संदेश तो अवश्य भारतीय जनता पार्टी या यदुवंशी चेतना परिषद देना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी ही देश में एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद व वंशवाद से ऊपर उठकर एक साधारण सा कार्यकर्ता को, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के अभी प्रखंड अध्यक्ष और विधायक बनने का काम किए, मतलब एक साधारण सा कार्यकर्ता को किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना सकता है, वह भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इतना यदुवंशियों में इस बात को लेकर संदेश तो अवश्य है, और बिहार के यदुवंशी भी यह मोहन यादव के बनने से समझने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक देश में ऐसी पार्टी है जो किसी भी व्यक्ति को, अपने नीचे के कार्यकर्ताओं को भी पार्टी का, राज्य का मुख्यमंत्री, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश का प्रधानमंत्री,
पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। यहाँ और यदुवंशी यह भी समझ चुके हैं कि जिस लालू परिवार ने 15 वर्षों तक इस बिहार राज्य में यदुवंशियों को जो ठगने का काम किया है, यदुवंशी यह समझ चुके हैं कि लालू सवाल ले लेते हैं जी। ठीक है, फिर आपके पास आएंगे विनीत जी। क्या लालू यादव के वोट बैंक को साधने की तैयारी में है बीजेपी? सभा जी आपको नमस्कार, अमिताभ सर को नमस्कार और पीयूष भाई को भी नमस्कार। देखिए, मैं इसको दो तरह से देखता हूँ। पहला तो एक होता है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जब से ये खबर आनी चालू हुई थी कि मोहन यादव जी आएंगे बिहार में, तब से इंडी अलायंस में विशेष करके जो राजद है उसमें खलबली मची थी, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये बात बिहार के यादवों को मालूम चलेगा, और मालूम चल भी गया था कि भाई जो बीजेपी या जो एनडीए अलायंस है, जैसा कि पीयूष भाई कह रहे थे, किसी जात पात की बात तो नहीं करते हैं, ये हर किसी को समान दृष्टि से देखा जाता है। खास करके बिहार में अगर देखिए तो लालू परिवार ने, भले ये कहते हैं कि हम यादवों के वंश से आते हैं और यादवों के बढ़ावा देने के लिए हम काम करते हैं, पर इन्होंने सारा काम जो किया है अपने परिवार को लेके किया है। अभी आप फिलहाल देख ले कल की घटना क्या हुई है, भाई इनके पोते कहते हैं और डिप्टी कमिश्नर को सिर फाड़ देते हैं। तो जो ये इनका जो था कि भैया हम ही यादव के नेता हैं, मुझे लगता है कि बिहार के यादव अब समझने लगे हैं कि भाई ये अपने परिवार को छोड़ के किसी के लिए कुछ करते नहीं। तो राजद को डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहन यादव के आने से जो यादव जो हमारे साथ पहले थे, अब हमारी पोल पट्टी खुलती जा रही है तो बीजेपी या एनडीए के साथ हो जाएंगे। डर इसलिए है। तो मुझे लगता है कि मोहन यादव जी का आना एक परिचायक है, एक द्योतक है बदलते हुए राजनीति का, और यादवों के लिए विशेष करके कि भाई राजद ही उनकी पार्टी नहीं हो सकती है, उनकी पार्टी एनडीए है, उनका जगह एनडीए में भी है। और अगर आप चाहते हैं कि बिहार की जो स्थिति है उससे बदलना है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी और जब से जदयू और नैतिक गठबंधन में 15 महीना से आए हैं, बिहार की स्थिति कहने लायक तो नहीं बची है। तो अगर आप कहीं से भी बिहार को चाहते हैं कि बेहतर हो सके, तो देखिए एक ऑप्शन एनडीए में भी है, एक ऑप्शन एनडीए की तरफ भी जाता है और आपको उसको देखना चाहिए। जी चलिए ठीक है, अमिताभ जी से एक सवाल ले लेते हैं। ठीक है विनीत जी, अमिताभ जी क्या लगता है आपको, बीजेपी इस प्लान में कामयाब हो पाएगी? देखिए, सीधी तौर पे है कि बीजेपी एक रणनीति के तहत काम करती है। और देखिए, जब अभी यादवों की अगर हम बात करें तो बिहार के 5 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो सीधे तौर पर जहां पे यादव जो मतदाता हैं वो सीटों पर हार जीत का फैसला करते हैं। वैसे तो कम-बेश करीब 10 सीट है जहां इनकी आबादी 2 लाख से ऊपर है, लेकिन 5 सीट इसमें महत्वपूर्ण हो जाते हैं जहां पर यादव जो वोट बैंक है वो मायने रखता है। हालांकि अभी तक बीजेपी की अगर हम बात करें तो 2014 से लेकर अब तक वो यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश नहीं हो पाई थी। हाँ, इनके 2 बड़े जो यादव के जो 3 बड़े यादव के जो नेता हैं, अगर हम बात करें पटना के आसपास, तो नित्यानंद राय हैं, रामकृपाल यादव लगातार दूसरी बार जीते हैं वहां से, पटना साहिब से जो उनके जो एमएलए हैं नंदकिशोर यादव, तो ये लोग बड़े यादव के बड़े नेता के रूप में जो अपने जाने जाते हैं। इसके अलावा नंदकिशोर यादव हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी में यादव समाज के नेता नहीं है, लेकिन एक मैसेज जरूर देने की कोशिश हुई है कि भाई देखिए, अब जो एक आम कार्यकर्ता था, और बीजेपी सिर्फ करनी नहीं है, करने में विश्वास रखती है, उन्होंने सीएम बनाया है। और आज देखिए, जब इनके होर्डिंग बैनर जब लग रहे थे तो निश्चित तौर पर रिएक्शन भी आ रहे थे। आज बड़ा सा रोड शो निकला एयरपोर्ट से, जब वो निकले उसके बाद एयरपोर्ट से लेके एसके मेमोरियल हॉल तक जो उनकी अगवानी की गई, और अभी जो एसके मेमोरियल हॉल का कार्यक्रम समाप्त होगा उसके बाद बीजेपी दफ्तर जाएंगे, इस्कॉन मंदिर जाएंगे, और उसके बाद उनका 4:30 बजे लौटने का कार्यक्रम है मोहन यादव का। तो निश्चित तौर पर बीजेपी इस बात को महसूस करती है कि यदि हम यादव का जो वोट बैंक है अगर लालू से जुदा करते हैं तो उसका निश्चित तौर पर फायदा इन्हें मिलने वाला है, और इसी रणनीति के तहत भी ये काम हो रही है। जी बिल्कुल। जी पीयूष जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। सभा जी, यही मैंने कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इतना संदेश अवश्य देना चाहती है उन यदुवंशियों को, और यदुवंशी इस संदेश को पूरी तरह से समझ चुके हैं कि यादवों का कल्याण, हमारा कल्याण भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। क्योंकि वहां जान रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल में परिवारवाद और वंशवाद है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी यादव, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मिसा यादव और इसके बाद राजश्री यादव, उनका स्थान आने वाला है। यदि बिहार के मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी जेल जा रहे थे तो क्या बिहार में उनके दल में कोई यादव के नेता नहीं थे?
लालू प्रसाद यादव जी ने क्यों नहीं दूसरे यादव के नेता को बिहार की गद्दी सौंपने का काम किया था? मैं पूछना चाहता हूं राष्ट्रीय जनता दल से, यदि वो यादवों के सबका, यदि वे सभी यादवों को साथ लेकर चलने में कोशिश करते हैं और सभी यादवों का सम्मान करते हैं, तो जब लालू प्रसाद जी जा रहे थे तो किसी उनके दूसरे यादवों पर विश्वास करके उनको मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपनी चाहिए थी। देखिए, आज जब मोहन यादव जी बिहार में आज आए हैं, तो यदि सबसे बड़ा तकलीफ है, सबसे ज्यादा तकलीफ है, तो वह राष्ट्रीय जनता दल को है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी को है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 20,000 यादवों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने का काम किया था पटना के बापू सभागार में। उस समय भी लालू प्रसाद यादव जी का बयान आया था और लालू प्रसाद यादव की बेचैनी बढ़ी थी। आज फिर से वह बेचैनी राष्ट्रीय जनता दल के अंदर बढ़ी हुई है कि पहले नित्यानंद राय जी, रामकृपाल यादव जी, नंद किशोर यादव जी, नवल यादव जी, और ये बिहार की धरती पर मोहन यादव जी आ रहे हैं। और बिहार के यादव भी यह समझने को विवश हो चुके हैं, यह समझने पर अब समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ही मेरा कल्याण हो सकता है, क्योंकि यह पार्टी परिवारवाद और वंशवाद से ऊपर है। इस पार्टी में सभी यादवों का एक समान अधिकार है। सब्बाजी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने 16 यादवों को टिकट देने का काम किया था। आज 17 एमपी भारतीय जनता पार्टी से है, जिसमें 3 यादव समुदाय के एमपी हैं। मैं आपको बता दूं, केंद्रीय मंत्री परिषद में भूपेंद्र यादव जी, नित्यानंद राय जी भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पर कार्य करने वाली पार्टी है। हम सभी जाति धर्म के लोगों को सम्मान देने का काम करते हैं और यही राष्ट्रीय जनता दल में नहीं है। तो आज राष्ट्रीय जनता दल की बेचैनी बढ़ी हुई है, उनके पेट में दर्द है कि ये मोहन यादव आ रहे हैं, यादवों को अरे यादव को हम तोड़ने का काम नहीं। अब यदुवंशी खुद समझ गए हैं, यदुवंशी इस समझने पर विवश हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ही मेरा सम्मान है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही मेरा सम्मान निहित है, भारतीय जनता पार्टी ही मेरा कल्याण कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी हमारा उचित स्थान दे सकती है। जी ठीक है, अमिताभ जी सवाल पूछिए। नहीं, लेकिन पीयूष जी ये बताइए, आप बोले कि हमारी पार्टी जाति में विश्वास नहीं करती है, लेकिन आज के डेट में अगर कहें तो कोई भी पार्टी बिहार की हो, जाति से कोई ऊपर नहीं उठ पा रहा है। और जातीय एक हकीकत है कि हर पार्टी और बिहार की राजनीति में उससे कोई अलग नहीं हो पा रहा है। सारिका जी हम लोग से जुड़ गई हैं, सारिका जी से चाहेंगे कि हम अगला सवाल सारिका जी से ही लें। जी सारिका जी, आज डॉक्टर मोहन यादव पटना में आए हुए, बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है उनका, क्या मैसेज देना चाह रही है बीजेपी? मुझे नहीं लगता है अमिताभ जी की मोहन यादव जी के बिहार आने से कोई खास फर्क बिहार की राजनीति में पड़ने वाला है। और देखिए, जिस तरीके से भाजपा जो ढिंढोला पीटने की कोशिश में है, तो हम लोगों को ये भी पता है कि इससे पहले भी एक बार इसी समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया था और चंद दिनों के लिए बनाया गया था। और अभी जिस तरीके से मोहन यादव जी को एमपी का मुख्यमंत्री बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ इस एजेंडे को दिमाग में रखते हुए कि 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो बिहार में जाति आधारित गणना में जिन जाति की जनसंख्या को अधिकतम दिखाई गई है, उस जाति के लोगों को साधने के प्रयास में भारतीय जनता पार्टी ने उस जाति के व्यक्ति को अगर बिहार भेजा है, तो मैं बता दूं कि मोहन यादव भी बहुत दिनों तक मुख्यमंत्री वहां रहने वाले नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने उसी समाज के एक व्यक्ति को उन्होंने पद से विमुक्त किया था। और अभी भी जो ये मोहन यादव जी को उन्होंने मुख्यमंत्री के गद्दी पे बिठाया है, वो भी बिल्कुल और बिल्कुल ही राजनीतिक दांव पेच के तहत उन्होंने बिठाया है। आने वाले समय में हम देखेंगे अमिताभ जी की मोहन यादव जी की भी मुझे लगता है इस पद से उन्हें हटाया जाएगा और कोई और जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो भी जिम्मेदारी दी है वो निश्चित रूप से वो सोच करके दी है। उनके पीछे जो यादव टाइटल लगा हुआ है और उनकी ये सोच है कि यादव समीकरण को हम तोड़ पाएंगे, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी गलफत में जी रही है। बिहार के यादव हो या मुस्लिम हो या दलित हो या अन्य जातियां जो भी हैं, वो तमाम जातियां जो हैं आज राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं। और महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और पिछली विधानसभा में माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के चेहरे पे लोगों ने
समर्थन दिया, वोट किया और नंबर 1 की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनकर आई है। और एजेंडे पे सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव जी ने एजेंडे पे लड़ाई लड़ी। उन्होंने कोई ऐसे मुद्दे को ला करके उन्होंने नहीं रखा चुनावी रैलियों में या अपने मैनिफेस्टो में जो कि वो पूरा ना कर सके या महज एक जुमलेबाजी की तरह हो या सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए हो। उन्होंने लोगों से जुड़े हुए मामले को ही अपनी चुनावी एजेंडे में रखा और मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने उन तमाम अपने एजेंडे को महज 15 महीने की सरकार में वो सत्ता में आने के साथ ही उन्होंने अपने तमाम वादों को पूरा भी किया। तो मुझे लगता है अपने आप में देखिए, हालांकि आज लोग कह रहे हैं कि 2 लाख 2.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दी गई, लेकिन अमिताभ जी, हम और आप सब जानते हैं कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है वो हमने देखा जाति आधारित और शैक्षणिक भी गणना हुई लोगों की क्या स्थिति है, कितने महज 7% लोग ही है जो कि ग्रेजुएट है। तो हमने देखा कि शैक्षणिक तौर पे भी लोग यहाँ बहुत शिक्षा को, उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो हम सब जानते हैं कि बिहार में शिक्षा की क्या कुव्यवस्था, और आज जिस तरीके से 2.5 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है तो समझ लीजिए कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं 30 विद्यार्थी यानी कि 30 परिवार उससे लाभान्वित हो रहा है। तो इस आंकड़े को अगर हम समझेंगे अमिताभ जी, तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा जो है मास लेवल पे लोगों को एक फायदा पहुंचाने का काम एक भविष्य निर्माता के रूप में तेजस्वी यादव जी ने ये काम किया है। तो मुझे लगता है बिहार की जनता बहुत खुश है। और उससे भी सबसे अपार खुशी की बात यह है अमिताभ जी कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर में भी शिक्षक बने हैं और कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ता भी आज अपना हृदय परिवर्तन उनका हुआ है कि अरे हम तो ठगे जा रहे थे इतने दिनों से, हमें तो छला जा रहा था, हमें कुछ दिया नहीं जा रहा था, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे हमें भेड़। बिल्कुल विनय सारिका जी, विनय जी कुछ कहना चाह रहे थे। अमिताभ सर, ये मुझे आश्चर्य नहीं करता है कि सारिका पासवान जी कह रही थी कि बिहार में मात्र 7% ग्रेजुएट हैं, क्योंकि 1990 से लेकर 2005 तक इनका ही सरकार था और 15 साल में इन्होंने क्या किया स्थिति उन्होंने खुद बता दी। ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो यादव परिवार है राजद ना, ये दूसरे यादव को देखना नहीं चाहता है, इसीलिए उनके बारे में मोहन यादव जी आए हैं। भले वो माननीय आदरणीय हैं, पर इनके नेताओं का वक्तव्य सुन लीजिए। कोई कह रहा है कि मुर्गा छाप मिसाइल का मुकाबला मुर्गा छाप नहीं कर सकता है, कोई कह रहा है लहसुनिया बम है। सारिका जी, आप बोल रही थी तो मैं चुप था ना, हम चुप थे, सुनिए ना, सुन तो लीजिए। परेशानी वही है सारिका जी, बाहर भी जंगल राज, अभी भी जंगल राज। आपके लालू जी के पोते सिर फोड़ देते हैं, गिरफ्तारी कब हो रही थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब है कि ये दूसरे परिवार को देख के जीते नहीं है, जलते रहते हैं। तो इनके लिए दूसरा यादव अगर आएगा तो ऐसे ऐसे नामों से उसको संबोधित करते हैं। तो ये बिहार का जो आदिवासी समाज है वो समझता है। अब लालू प्रसाद यादव का जो भी ठिकरा था, पोल पट्टी थी, खुल चुकी है। आने वाले समय में देखिएगा सर, मोहन यादव आए और भी बढ़िया चीज है। इसके अलावा भी जो आने वाला जो समय है वो जो है यादव समाज इनसे कटेगा और कट के एनडीए की तरफ जाएगा। इस बात चलिए, अनुप्रिया जी भी जुड़ गई है हमसे। अनुप्रिया जी, अभी हम लोग का जो डिबेट का सब्जेक्ट है, नमस्ते। डॉक्टर मोहन यादव एमपी के मुख्यमंत्री हैं, बिहार आए हैं, पटना आए हुए हैं, बहुत बड़ा, लेकिन उन्होंने रोड शो भी किया। क्या लगता है कि बीजेपी यादव वोट बैंक को लुभाने की कोशिश कर रही है? आप सभी को नमस्कार। अमिताभ जी, आपको भी और सभा जी और सभी पैनलिस्ट को भी। देखिए, बीजेपी एक तरफ देश में धर्म की राजनीति, बिहार में जाति की राजनीति, इनको राजनीति इतना इनके लिए और कुर्सी इनके लिए इतना महत्वपूर्ण है, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी राम भगवान का तो का साथ छोड़ा ही नहीं, अब मोहन यादव जी को बुला लिए, भूपेंद्र यादव जी भी आए थे, इनके प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और कई यादव नेता भी हैं। और देखिए, यादव, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, बस यही है बीजेपी का धर्म की राजनीति का लेवल। ये कभी भी आपके प्रगति पे, देश का क्या प्रगति हो सकता है, युवाओं का क्या प्रगति हो सकता है, रोजगार कैसे हो सकता है, महिलाएं कैसे सुरक्षित हो सकती है, ये यही करेंगे। देखिए, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी का एजेंडा यही है कि न्याय के साथ विकास,
और सब जिसमें इनका जो कहना है ना, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ लेते जरूर है लेकिन सबका विकास नहीं करते हैं। मैं गलत अगर हूं तो मुझे सुधारिएगा। भाजपा के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने एक मंच से कहा था कि मेरी लड़ाई है मुसलमान और यादवों से। मतलब उन्होंने यादवों को, मुसलमानों को अपने दुश्मन माना है, कह रहे कि हम लड़ाई लड़ेंगे उनसे। तो आप किसको छल रहे हैं? या डॉक्टर आप मुझे कहा कि मोहन यादव जी को बुलाइए, स्वागत है, वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल बुलाइए। लेकिन देखिए प्रदेश की, बिहार की जनता क्या सोचती है आपके लिए। आपको शासनकाल 10 साल को मिला पूरे देश में, देश की जनता क्या आपके बारे में सोच रही है? वही जान रही है कि बड़का झुट्टा पार्टी है, सिर्फ झूठ बोलती है, जुमला करती है, फरेब करती है, कभी भी अपने वादों को पूरा नहीं करती। वादे पे बताइए ना, आज यहाँ पे डॉक्टर विनीत भी बहुत सिफारिश करती नजर आते हैं, हनुमान बनते हैं, ठीक है, इनका तो यही अब बच गया है, अब झोपड़ी तो जली गई है, हनुमान ही बनते फिर रहे हैं, हनुमान बनते ही कुछ मिल जाए। अब देखिए पीयूष जी, इतना जल्दी नहीं, इतना जल्दी नहीं। अच्छा आएंगे पीयूष जी आपके पास, इसके बाद आप स्टार्ट ही क्यों हूँ, अभी तो बोलना ही स्टार्ट क्यों, इतना परेशान हो गए पूरा, अभी तो समय है, इतना 20-25 मिनट में आप लोग तो पूरा डिस्कशन कर लिए होंगे, निचोड़ निकल चुका होगा आपके पूरे डिबेट का। जंगल राज की कहानी तो मत ही गाइए। जंगल राज की कहानी 2015 में जंगल राज के नारा पे ताला लगा दिया जनता ने। कहा कि भाई लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी ने बैठाएंगे, या कमल वाले जो हैं ये जुमला करते हैं, इनको ना बैठाएंगे। अब जुमला छोड़ दीजिए, जंगल राज सुनिए सड़कों पर दिखाई दे रहा है। दो पटना के सड़कों पे क्या दिख रहा है? पटना के गांधी, पीयूष जी बहुत सीनियर हैं, बहुत सीनियर हैं आप, सुन लीजिए, दूसरे को मौका दे दीजिए, सदन में तो बोलने देता नहीं है। पीयूष जी बस अनुप्रिया जी के बाद आप ही के पास आ रहे हैं, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, नहीं पीयूष जी देखिए, सदन में बोलने नहीं देते हैं, वहां तो बाहर निकाल देते हैं, यहाँ भी नहीं बोलने दीजिए। कह दीजिए कि खरीद लिए हैं आप लोग। न्यूज़ 24 तो नहीं बिका, ये मुझे पता है। नहीं ठीक है, चलिए आपने कह दिया, अब मैं बोलती हूँ, नहीं तो फिर आप तो भाई मुझे भी बोलने नहीं दीजिएगा। देखिए 2 करोड़ रोजगार के बारे में आप नहीं बोलिएगा, आप किसानों की आय दुगनी के बारे में नहीं बोलिएगा। आप बोला कहा दिया, किसको दिया, दिखा फिर आपके पास आएंगे पीयूष जी, एक इसके बाद आपके पास आएंगे पीयूष जी। जंगल आज ये हमें कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को कह दिया, आप सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, हम हमारी बातों को आप कह रहे हैं। देखिए धैर्य से सुनिए, हम विपक्ष हैं, आपके सामने में हम जरूर सवाल पूछेंगे, और हमसे अगर आप सवाल पूछेगा बिहार में, उसकी जवाब देने को भी हम तैयार हैं। हर एक घटना पर सरकार की नजर रहती है। आपने जितनी भी घटनाओं को जिक्र होगी, सरकार यहाँ पे ही कि न्याय के साथ विकास करती है, सभी का विकास होता है, यहाँ पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं होता। लेकिन जो सवाल यह है कि आप मोहन यादव जी को बुलाएंगे, प्रभु श्री राम को बुलाएंगे, कुछ दिन में फिर आपको भी तो मुसलमानों के साथ में मोदी जी का बैठक हुआ था, उसमें भी कुछ दिन मुझे लगता है कि आप मस्जिद भी बनाने में आप लोग चलिएगा, क्योंकि देखिए आप देश से देश की जनता को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा इंडिया अलायंस का यही मानना है कि हम देश की जनता को मुद्दे पे लाएंगे और मुद्दे की राजनीति ही करने पे आपको मजबूर करेंगे। ये धर्म, जाति, पार्टी की राजनीति हम करने नहीं देंगे, क्योंकि ये देश और संविधान यह हमारा जो देश का है, ये कहता है कि हमें सभी का सम्मान करना चाहिए और सभी को इजाजत है अपने धर्म को मानने का और अपनी जाति में रहने की। इसीलिए आपके प्रेशर पॉलिटिक्स से, आपके ये जात पात की राजनीति से बिहार की जनता बहुत ही सूखी है। गंगा जमुई तहजीब से रहने वाली इस बिहार की जनता को कोई भी आपके वादों का या आपके जुमले का असर नहीं। चलिए अनुप्रिया ठीक है, हम लोग अब पीयूष शर्मा से चाहते हैं कि अब पीयूष जी बोलिए। अविनाश जी, अनुप्रिया जी जो कह रही थी कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि यादव और मुसलमान को हमें नहीं चाहिए, तो मैं इन्हें बता दूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस संदर्भ में कहा था कि जो लोग बिहार में रह करके इस राष्ट्र भक्ति में नहीं है, राष्ट्रवादी बात नहीं करते हैं, उन्हें हमारी मतलब नहीं है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी को उनसे कोई सरोकार नहीं है। न कि उसने कहा था कि यादव और मुसलमानों की। देखिए जिस वोट बैंक है, अमिताभ जी मेरे पास
एक मिनट खाली बोल अब लेने इनको दीजिए उसके बाद। बेचैनी है, पेट में दर्द, अब इनके पेट में दर्द है। हमने ये कभी नहीं कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये कभी नहीं कहा, हम तो सदैव कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, और मैं उसी पर राजनीति करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी इस देश में सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती है प्रिया जी, इस देश में सेवा के लिए राजनीति करती है। जहां तक रोजगार की बात है, तो आपने अभी 500 दिन कल आपके पूरे हुए हैं और हमारे 10 वर्ष पूरे हुए हैं। 10 वर्ष में हमने देश में 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। हे भगवान, 2 करोड़ नहीं, 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। एक बार डिबेट कर लीजिए सपा जी, एक बिहार, एक मिनट, 16 राज्यों में हमारी शासन है, 16 राज्यों में हमारी शासन है। आप गुजरात में, आप गुजरात में बेरोजगारी के दर को तो देखिए, आप उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर को, बेरोजगारी कहाँ है, वहाँ रोजगार मिल रहे हैं तो रोजगार। गुजरात क्यों नहीं चले जाते हैं पीयूष शर्मा जी? सारिका जी, हम गुजरात जाने, नहीं, गुजरात जाने वाले नहीं है, मैं बिहार में रहने वाला हूँ। लेकिन बिहार की 13 करोड़ जनता, यदुवंशी और सभी जाति धर्म के लोग अब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिए हैं। अनुप्रिया जी, 2024 और 2025 का चुनाव आने दीजिए। 2000 जलने के कहिए, आप कसम खाइए कि आपने 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है, खाइएगा कसम, बोलिए। डिबेट कर लीजिए ना, डिबेट कर लीजिए। अभी तो सपा जी और अविनाश जी से मैं कहता हूँ ना, डिबेट कर लीजिए, रोजगार पर डिबेट कर लीजिए ना। लेकिन पीयूष जी, जरा 20 करोड़ वाला फार्मूला जो क्या है वो जरा हम लोग को भी समझा दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है। डिबेट कर लीजिए एक दिन, तो 2 घंटा डिबेट चलेगा अविनाश जी। कल डिबेट इसी पर रख लीजिए। नहीं, अच्छा विनीत जी, ये विनीत जी, पीयूष जी ठीक है। अमिताभ सर जी नहीं, ये हम बताइए कि नहीं, हम कसम खा रहे हैं अनुप्रिया जी पे कि जो इन्होंने वादा किया था उसको पूरा नहीं किया, जो हमने वादा किया था उसको पूरा करने के लिए प्रयासरत है। अब हम बताते हैं, थोड़ा सा 30 सेकंड का समय दीजिएगा। अनुप्रिया जी, राम मंदिर पे ना बोलने से पहले थोड़ा सा सावधान रहिएगा, नहीं तो आपको नोटिस मिल जाए आपको पार्टी की तरफ से, क्योंकि आपका शीर्ष नेतृत्व ने मना किया है कि आस्था पे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, पहली बात। और अगर आप इतना ही विकास की बात और न्याय की बात करती तो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा था ना 10 सीटों पे, क्या स्थिति थी? और हमारे हनुमान होने पे आप इतना चिंतित रहती हैं, उतनी चिंता बिहार पे करती तो बिहार कहीं से कहीं पहुंच जाता। 71 से 43 सीट पे आ गई हैं आप, और अभी भी जो ऐंठन है वो खत्म होता नहीं है। अभी भी जनता आपको बता रही है, जो आप बैठी हुई ना सारिका पासवान जी के बगल में, सारिका पासवान जी हंस रही हैं कि जदयू को तो ले ही डूबे हम लोग, और राजद को तो बिहार की जनता ले डूबेगी। तो इतना मान लीजिए कि 24-25 में आपकी फजीहत तय है। चलिए 22 तारीख को अयोध्या, वहां पे दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए कि जितने भी आपके पाप हैं धुल जाए। चलिए बारी से अनुप्रिया जी, फिर हाँ बिल्कुल आप बताइए, उसके बाद सारिका जी के पास जाएंगे। देखिए, डॉक्टर विनीत जी, जितने सनातनी आप हैं, मुझे लगता है शायद उतनी सनातनी मैं भी हूँ, ठीक है। और बीजेपी के लोगों के सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। और प्रभु श्री राम तो भाई बिल्कुल, हम तो वो हिंदू है कि जो हम जब जाएंगे इस धरती को छोड़ के तो उन्हीं के नाम लेके जाएंगे, हम तो वो हिंदू है। तो प्रभु श्री राम पे तो राजनीतिक हम करते ही नहीं है। और रहा कि फतवा जारी आपके यहाँ होता हुआ, हमारे यहाँ फतवा जारी नहीं होता है। हमारे यहाँ नेता ने कहा है कि भाई आपकी जो हम कभी भी सनातन या किसी भी धर्म पे नहीं बोलते, हम तो टोपी भी लगाते हैं, हम टीका भी लगाते हैं, और हम गुरु नानक जी की जयंती भी मनाते हैं, हम तो वो पार्टी है। और रहा कि हमारे जो कम से कम कुछ लोग जो बचे हैं ना, आप तो देखिए आपकी स्थिति यह है कि हम तो मानते हैं रामविलास पासवान जी को, अब तो वो हमारे बीच नहीं है, पूजनीय है, उनको तो मैं प्रणाम करती हूँ। उनके जब फोटो को उतार के फेंक दिया गया, लेकिन क्या राजनीतिक मजबूरी रही है कि आप बने रहे। लेकिन आप जो जिस वादे की बात करें ना विनीत जी, बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है। कितना भी आप कह लीजिए, 2005 से लेकर अब तक यह प्रदेश ने लगातार चौतरफा विकास देखा है, हर आयामों में विकास देखा है। चाहे वो महिला सुरक्षा की मैं बात करूं, चाहे सड़क की मैं बात करूं, जल की बात करूं, नल की बात करूं, रोजगार की बात करूं, शिक्षा की बात करूं, और ये जनता ने ही सर्वोपरि माना है हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के। ये आपके कहने, हमारे कहने से तो नेता बनते नहीं। ऐसा होता तो आपका भारतीय जनता पार्टी का योगदान नहीं भैया, वो
सकते हैं। पीयूष जी देखिए, आपके आपके चलिए जो पीयूष जी, अभी अनुप्रिया जी के बाद सारिका जी से बात करनी है, उसके बाद आपके पास आएंगे। प्रिंसिपल है, आप तो ना ही बोली ज्यादा अच्छा है। अमिताभ साहब 15 सेकंड मुझे भी मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। इसलिए आप जो धर्म की राजनीति में कहते हैं, धर्म की राजनीति नहीं कीजिए। अगर धर्म की राजनीति की बात, तो अगर मुझे आप वहां ले जाएंगे तो मैं सनातनी, मैं शंकराचार्य को मानती हूँ। शंकराचार्य को तो इंडिया अलायंस से पैसा नहीं दिया है कि उन्होंने कहा कि भाई इनके खिलाफ बोलेंगे। वो धर्म के ज्ञाता है, धर्म के ज्ञानी, उन्होंने विरोध किया है। तो जवाब आपको देना है कि आप कितने सनातनी हैं और कितने हिंदू हैं। यादवों में, मुसलमानों में बांटने का प्रयास नहीं कीजिए। यहाँ के बिहार के यादव, मुस्लिम और सभी समाज पहले राम का अर्थ बताइए। का विकास जो होता है वो विकास होगा माननीय, ये हमारे जो बिहार के राम का अर्थ बताइए। किनके नामों का अर्थ, किनके नामों राम का मैंने, ठीक है। अच्छा है अमिताभ जी, आज का मौका इनको दे दीजिए। आज के एंकर हमारे जो डॉक्टर विनीत हैं, वो प्रवक्ता हैं। चलिए सारिका जी। जी अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं विनीत जी के कुछ प्रश्न उन्होंने मेरे बोलने के बाद किया था। उन्होंने शिक्षा पे बात की थी और हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की शिक्षा पे बात की थी। तो मैं पूछना चाहूंगी विनीत जी से कि क्या चिराग पासवान की डिग्री के बारे में ये बताएंगे। मुझे तो पता है कि चिराग पासवान जी खगड़िया के किसी विद्यालय से उन्होंने मैट्रिक की डिग्री ली है और इंटरमीडिएट भी वो पास नहीं कर पाए हैं। ये चिराग पासवान, जिनके पिताजी कई बार केंद्र में मंत्री रहे और लगातार वो रहे, और उनके बेटा को खगड़िया से जाकर किसी स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा देने पड़ी, तो आप समझ लीजिए उनकी शिक्षा और शैक्षणिक योग्यता कितनी रही होगी। विनीत जी, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप करेक्ट कर सकते हैं, आप चिराग पासवान के सर्टिफिकेट दिखा के, और मैं भी अपनी शैक्षणिक योग्यता दिखाने के लिए अपने सर्टिफिकेट लेकर के बैठ सकती हूँ और दे दूंगी, व्हाट्सएप भी करूंगी, अमिताभ जी को भी दिखा दूंगी, ताकि वो सभी लोगों को दिखाएं। क्योंकि हमने जो पढ़ाई पढ़ी है उसकी डिग्री हमारे पास है। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले अमिताभ जी, इनकी योग्यता क्या रही है, ये प्रतीक किस चीज के रहे हैं? दंगा और फसाद के ये प्रतीक रहे हैं। गोधरा में 2000 लोगों की जान और मौत के प्रतीक नरेंद्र मोदी जी और भाजपा रही है। 700 किसानों की मौत के प्रतीक भाजपा और नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। और जिस तरीके से महिला खिलाड़ियों पे इनके सांसदों के द्वारा सेक्सुअली हरास करना, मोलेस्ट करना, इस बात की प्रतीक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। मणिपुर की घटना, हाथरस कांड, ये तमाम जो घटनाएं, देश में महंगाई हो, गिरती हुई अर्थव्यवस्था हो, इसके प्रतीक नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी रही है। और यही कारण है जिसके चलते आज इनके प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के पिताजी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी को तो हम जमीने में गाड़ देंगे। और मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी अपने पिता के सपना को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है, क्योंकि हर एक अच्छे बेटे का दायित्व होता है अपने पिता के संकल्पों को पूरा करना। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी लगातार ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क तो निश्चित रूप से पूरे बिहार में होना ही होना है। और अपनी करतूतों की वजह से, अपने गंदी कार्यकलापों की वजह से भारतीय जनता पार्टी 2024 में सत्ता से बाहर जा रही है। ये जो कहते हैं ना, बलात्कारियों की पार्टी है, ये भारत को जलाने वाली पार्टी है, ये संविधान को मिटाने वाली पार्टी है, लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी है। ये तो काला मुंह वाले लोगों की पार्टी है भाई। इनके सांसद भी बलात्कारी है। 40% जो मंत्री, विधायक और सांसदों पे जो केस दर्ज है महिलाओं को मोलेस्ट करने में, वो 40% जो लोग है ना, वो बिल्कुल। आप देखिए बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगा रही है। हम चाहेंगे पीयूष शर्मा जवाब दें। अविनाश जी अभी तो 15 सेकंड हमको भी जवाब दीजिए ना। हाँ बिल्कुल। हाँ पीयूष जी, आप बोलिए। विनीत जी, आप पहले बोलिए। विनीत जी, आप बोलिए पहले। ठीक है। अरुण यादव और राजबल्लभ यादव, जरा बताइएगा कौन से कारगिल युद्ध में गए थे लोग? पहली बात। दूसरी बात, चिराग पासवान जी इज अ कंप्यूटर ग्रेजुएट, 10वां उन्होंने एयरफोर्स बाल भारती दिल्ली से किया है। गूगल पे सब चीजें सुनिए ना, सुनिए तो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सारिका जी विकल मत होइए ना, विकल मत होइए, अरे विकल मत होइए ना, थोड़ा पेशेंस रखिए ना। अरे सुन तो लीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पे है, कृपया करके चेक कर लें। और आप जो बार बार कह रही है ना कि बीजेपी ने बलात्कार किया, ये किया, आपके सरकार में बताते हैं, ध्यान सुनिएगा, आपके सरकार में 57% और राजद की पार्टी में
57% ऐसे मंत्री हैं जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें कि सुरेंद्र यादव भी हैं। अनुप्रिया जी बैठी हुई है, अभी सनातन की बात कर रही थी। जरा पूछिए अनुप्रिया जी, सारिका जी से कि इनके सारे नेता क्यों सनातन का विरोध करते हैं, क्यों उटपटांग बात करते हैं? क्या अभी कभी भी आपने उनको आड़े हाथों लिया? आप नहीं लेंगे, क्योंकि आप उनके रहमो करम पे पल रही हैं। तो सारिका जी पहले अपना गिरोबान झांकिए, फिर दूसरे पे सुनिए ना, चलनी का है 100 पे 100 को छेदना तो बड़ा बुरा लगता है, हास्यास्पद लगता है। वो काम मत कीजिए। दोषी नहीं करार सकते हैं। सबसे पहले तो जो केसेस कोर्ट के समक्ष अंडर ट्रायल चल रहे हैं, ऐसे केसेस को आप किसी भी व्यक्ति को दोषी करार नहीं कर सकते। इतना तो अरे भैया जेल में है लोग, अरुण यादव भागे हुए थे, राजबल्लभ यादव विनीत जी एक अपडेट दे देते हैं। अरुण यादव उस केस में कोर्ट से बरी हो गए हैं, राजबल्लभ यादव जेल में है। मंदिर में चलिए सर, लेकिन भागे थे ना। आपने पीयूष जी अविनाश जी मंदिर से पढ़ाई पढ़ी होगी, और जो लोग सारिका जी शांत हो जाइए, फिर आपके पास आएंगे। अनुप्रिया जी पीयूष जी के पास, आपके पास आएंगे। कर्म पर राजनीति आप करते होंगे क्योंकि आप हनुमान है, आपको पीछ लग्गू की राजनीति करनी होती है। हम तो जमीनी राजनीति करते हैं। नहीं तो आप मेरा इतिहास आप देख लीजिए कि मैं कहाँ से हूँ, और हमारी पार्टी की तो बात आप मत ही कीजिए कि हमें संघर्ष की राजनीति जाना है। आप शायद नए नवेले राजनीतिक में आए लघु राजनीति करते होंगे। हाँ पीयूष जी बताइए, पीयूष जी बोलिए। पीयूष जी थोड़ा गर्म पानी दो कुछ। निशित पीयूष जी आप, उनका फ्रीज हो गया, वो फ्रीज हो गया है। अनुप्रिया जी, अमिताभ जी, बीजेपी हो जा रही है, फ्रीज कर जा रही है। भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय, नंदकिशोर यादव, नवल किशोर यादव, रामकृपाल यादव, क्या इनमें क्षमताएं नहीं थी कि आपको डॉक्टर मोहन यादव को बुलाना पड़ गया? इतने लोगों ने बिहार के यादवों को साध नहीं पाए कि अब इनको बुलाना पड़ गया? देखिए यही मैं कह रही हूँ कि बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध है, बहुत शिक्षित है, कि पता है कि राजनीति का विषय क्या होता है, और क्योंकि शादी नहीं कर रहे, अपनी बेटी को नहीं बिहार रहे कि यादव करेंगे बिहार में, वो आपको बोलने का मौका दीजिए। हाँ बिल्कुल फ्रीज हो गए थे। हाँ बोलिए अविनाश जी, अमिताभ जी, अविनाश नहीं अमिताभ जी, जो अभी सारिका जी बता रही थी, 1 साल अभी 500 दिन हुए हैं, 1.5 साल के आसपास 500 दिन हुए हैं अभी जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के बिहार में शासन करने का। 400 से अधिक बलात्कार के केस, अमित शाह, अरे 15 लाख रुपए वाला, अरे पहले सुन तो लीजिए सारिका जी, 400 से अधिक बलात्कार के केस आपके इस दंगल राज में बिहार में हुए हैं। आप आंकड़ा निकालने का काम करें, पुलिस रिकॉर्ड में जाइए, 4000 से अधिक हत्याएं की केस हुई है। आपके राष्ट्रीय जनता दल के नेता बालू, एक मिनट, दारू माफिया, शराब माफिया और बालू माफिया के चक्कर में है। आपका केवल काम, राष्ट्रीय जनता दल में वैसे सभी लोग हैं जो शराब के कारोबार में फले फूले हैं, बालू के कारोबार में फूले हुए हैं और जमीन के कारोबार में फूले हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, 400 से अधिक महिलाओं की बलात्कार के केस आपके शासनकाल में पिछले 1.5 वर्षों में आया है। 4000 से अधिक हत्याएं हुई हैं। पीयूष जी हम लोग डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारा मुद्दा कुछ हम क्राइम विद लॉ एंड ऑर्डर पे तो बात कर नहीं रहे हैं अभी फिलहाल। नहीं, ये बलात्कार की बात कह रहे हैं। सारिका जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज पहले मोहन यादव बनाइए, पहले बलात्कार बनाइए। जो आपने बलात्कार की चर्चा की, ये 400 परिवारों के बलात्कार के गुनहगार। चलिए अब आप लोग तीनों, आप तीनों के पास देखिए, वो बिहार में 400 बलात्कार के कांड हुए हैं, उसके गुनहगार राष्ट्रीय जनता दल है, और राष्ट्रीय जनता दल के तथाकथित नेताओं द्वारा यह घटना की जा रही है। और पीयूष जी हम लोग के पास अब सिर्फ 5 मिनट है, आप 4 लोग हैं। पहला अनुप्रिया जी आप बताइए, अनुप्रिया जी ये बताइए कि हमारा जो आज का जो मुद्दा था हम उस पर अगर हम आ जाते हैं। हाँ सारिका जी आएंगे आपके पास। ये जो मोहन यादव को बिहार बुलाया गया है, चांदी का मुकुट पहनाया गया है, बड़ा सा रोड शो हुआ है, इसका कुछ फायदा मिलेगा बीजेपी को? बीजेपी को फायदा अगर मिलना होता तो भूपेंद्र यादव से मिल जाता,
नित्यानंद राय को अध्यक्ष बनाने से मिल जाता, रामकृपाल जी की अगुवाई में मिल जाता, नवल किशोर यादव की अगुवाई में मिल जाता, नंद किशोर यादव जी की अगुवाई में मिल जाता। देखिए मैं फिर कह रही हूँ कि बिहार की जनता पे कोई भी असर नहीं होता। अच्छी बात है, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हैं, बिहार घूमे, बिहार की प्रगति देखें, जरूर देखें कि बिहार का शासन कैसे चलता है, शासन की सरकार यहाँ पे लेके जाए। शायद इनके यहाँ जो है बलात्कारियों पे बोलना के लिए इन लोग के मुंह पे सैल्यूटेप बंद होता है, तो यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे पक्ष हो या विपक्ष हो, जो भी गलत होते हैं उन पे कार्रवाई होती है, सीख के जाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल से। बाकी बिहार भाजपा को कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। चलिए ठीक है सारिका जी, आपके पीयूष जी रुक जाइए। सारिका जी, आपके एक नेता का बयान आया कि रांची का असर कराची में नहीं होता है मोहन यादव के आने के परिप्रेक्ष्य में, आपका क्या मानना है? देखिए सही बात है, अभी अनुप्रिया जी ने कई ऐसे यादव समाज से उभरते हुए और जो अभी है भी वर्तमान में और बहुत उन पुराने समय से है, उन तमाम लोगों का उन्होंने नाम लिया। तो मुझे नहीं लगता है कि मोहन यादव जी के आने से वाकई में कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर विनीत जी से मैं बोलना चाहूंगी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान और चिराग पासवान के रहते क्या कोई दुसाध समाज का व्यक्ति को इन्होंने नेता बनने दिया? अरे आपके वर्तमान उपाध्यक्ष है ना, उनके पास जाइएगा गंगा जल लेकर के और पूछवाइएगा कि जब आरएलएसपी के एक पासवान विधायक को मंत्री बनाने की बारी आई थी, तो यही स्वर्गीय रामविलास पासवान ने ऐतराज व्यक्त किया था कि दुसाध जाति में अगर कोई नेता है तो हम हैं और हमारे परिवार के लोग हैं, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। गंगा जल लेके जाइएगा और अपने आप उपाध्यक्ष जी से पूछकर इसकी बात की सत्यता की जांच करवा लीजिएगा। हम कोई बात हवा में नहीं कहते हैं पीयूष जी की तरह कि 20 करोड़ नौकरी दे। अरे भाई, चुनावी मौसम में तो खैर हम समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी अपना आपा खोल लेती है और झूठ का फवारा इनके मुंह से निकलेगा, लगातार झूठ बोलेंगे, जो इन्होंने नहीं किया वो भी बोल देंगे। ये खैर इनसे तो अपेक्षित है, पूरे देश की जनता जानती है कि ये बड़का झूठा पार्टी वाले झूठ ही परोसेंगे, सच तो परोसेंगे नहीं। ठीक सारिका जी। विनीत जी, देश के दूसरे अंबेडकर कहे जाने वाले पे आरोप नहीं लगाते हैं। कितनी बार राजद को रामविलास पासवान जी ने तारा है, और हम तो अल्पसंख्यक को महबूब अली कैसर जो खगड़िया के सांसद हैं वो किस पार्टी से हैं? ऐसे कई उदाहरण हैं सारिका जी। लेकिन जरा सा आप बता दीजिए कि राजद ने किस यादव को आगे बढ़ाया है? अभी हमारे पीयूष भाई शुरुआती वक्तव्य में कह रहे थे कि जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में जेल गए थे तो पत्नी को बना दिया था। सुनिए ना, सुनिए तो कभी भी राजद का कोई बताइए कि प्रदेश अध्यक्ष यादव बना हो? बताइए जरा। आपके मुख्य प्रवक्ता क्या हैं? यादव हैं। आपके जो 5 जो सांसद हैं उसमें जो एक महिला सांसद है, आप भी महिला है राज्यसभा में, कौन है? मीसा भारती। क्या लगती है लालू प्रसाद यादव की? जरा वो भी बताइएगा। तो ये दूसरे पर आरोप मत गढ़िए। आप ये बताइए कि अभी जो तनुज यादव और नयन यादव है उनकी गिरफ्तारी कब कर रहे हैं आप? ये तो है। और बात सुनिए, अगर आपने इतना ही काम किया होता बिहार में तो नीति आयोग एनसीआरबी का रिपोर्ट गलत नहीं कहता। तो जरा उस पर बयान दीजिएगा। बिहार अगर स्विट्जरलैंड बन गया है तो उसका पर कैपिटा इनकम सबसे नीचे क्यों है? उसका जो बजट जो 2,46,000 करोड़ का है वो सबसे कम क्यों है? सबसे कम क्यों टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं? चलिए ठीक है, हमारे पास समय की भी कमी है। ठीक है पीयूष जी देखिए मोहन यादव जी के आने से, लालू प्रसाद यादव जी ने किया था। एक मिनट सारिका जी। अच्छा, मोहन यादव जी के आने से चारा घोटाले के प्रणेता, जंगल राज के प्रणेता, गुंडा राज के प्रणेता को पेट में दर्द है और उनके पूरे लोग, उनके पूरे कुनबे बेचैन है कि अब यदुवंशियों का वोट भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट करने जा रहा है। और इस बेचैनी में, ये घबराहट में है, चूंकि बिहार की 13 करोड़ जनता सुशासन को पसंद करती है और आज 400 परिवारों के बीच जो बलात्कार के कांड हुए हैं, मैं आपको सारिका जी और अनुप्रिया जी आपको मैं बता देना चाहता हूं, यह जंगल राज व गुंडा राज है। आप लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से जंगल राज व गुंडा राज, मैं बता देता हूं, आप लोग भी सतर्क रहिए। जंगल राज जिस प्रकार से कल रात्रि में जो घटना हुई है नागेंद्र राय के बेटे, हाथरस की बात हम धमकी क्यों देंगे?
आप हाथ अरे आप लोग सतर्क रहिए, ये जंगल राज में गुंडा राज में, ये जंगल, एक मिनट, जंगल राज में गुंडा राज में जो बेशर्म है आप तो, अरे आप तो सबा। कि बेशर्म अरे है। जंगल राज में गुंडा राज है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जंगल राज गुंडा राज है, यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दरअसल बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक प्लान खेला है और एमपी के सीएम का बिहार दौरा करवाया, लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 24 के चुनाव में बीजेपी का ये दाव कारगर साबित होता है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड।